मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। अब जब कभी भी इस मोमेंटम में चेंज होता है या चेंज कराया जाता है तो हम ये बोलते हैं कि फोर्स लगा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। उसी तरह से हमारे पास जब रोटेशन में कोई भी पार्टिकल में मोमेंटम हो और पार्टिकल रोटेट कर रहा हो किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। इस पार्टिकल को एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है और फोर्स की जगह पे यहाँ पे टॉर्क हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को जान लें कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है, इसको यदि हम डेफिनेशन कहें तो एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट वर्ड जो होता है वो पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड होता है। सपोज दैट इफ ए पार्टिकल हैज मास m और इसकी वेलोसिटी v है, नाउ this particle is moving along this straight line. One observer is situated over there along the same line. Another observer is situated at this place. Now for observer A or observer B, what will happen? A के लिए इसके जो मास के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जो पोजीशन वेक्टर है r, वो एक ही स्ट्रेट लाइन में है। क्योंकि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो पोजीशन वेक्टर भी इसी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पोजीशन वेक्टर एक नया वर्ड आया। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ओरिजिन है और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर होता है इसको हम पोजीशन वेक्टर r बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम में इस पोजीशन वेक्टर r का बहुत बड़ा रोल होता है। यदि r वेक्टर रोटेट करता है, जब पार्टिकल घूमता है तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर रोटेट करता है, तो पोजीशन वेक्टर जब रोटेट करता है तो पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम। मतलब इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा है, एक सिंगल डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज कर रहा है। देखो ये हम इसमें बता सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि इस पार्टिकल B, जो इस सेम पार्टिकल को ऑब्जर्वर B के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम होगा, बट ऑब्जर्वर A के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। तो मैथमेटिकली हम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कैसे करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन या अबाउट एनी पॉइंट जो हम डिफाइन करते हैं वो r क्रॉस m भी करते हैं फॉर ए पार्टिकल। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो क्या इसको एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। द ऑब्जर्वर डिसाइड्स कि वेदर द पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम और नॉट। मैंने कहा कि इस ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में द पार्टिकल हैज नो एनी एंगुलर मोमेंटम, बट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी द पार्टिकल हैज एंगुलर मोमेंटम which is given by L naught is equal to R cross MB, where R is what? R is the position vector of the particle instantaneous position with respect to the origin या with respect to the observer under consideration. छुट्टी मिलेंगे 500, छुट्टी मिलेंगे 500 सॉरी, ठीक है। m is the mass of the particle and v is the velocity. V is the velocity. Velocity means यहाँ पे if the particle is moving in this straight line it has some velocity, so velocity is given in this formula. Now we all know about the cross product of the two vectors. Cross product of two vectors, we know a cross b. If we take the a cross b vector, it is equals to ab sin theta and the direction is n cap. Means what? दो वेक्टर का क्रॉस का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है और इसकी डायरेक्शन एन कैप में होती है। एन कैप क्या डायरेक्शन है?
एन कैप एक ऐसी डायरेक्शन है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं कि जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर सिचुएटेड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर एन कैप होता है, और इसकी दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि बी क्रॉस ए होगा तो ऊपर की तरफ होगा, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज है बी क्रॉस ए में तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, प्लेन के ऊपर की तरफ, और अगर और क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज में तो नीचे। प्लेन के नीचे की तरफ। क्लॉकवाइज को सी से क्रॉस याद रखो, आप 12th में मैग्नेटिक फील्ड का कन्वेंशन देखा था, डॉट एंड क्रॉस, तो आप क्रॉस से समझो। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि एक पार्टिकल है एम मास का, ये वेलोसिटी v है और ये इधर की तरफ जा रहा है, और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शंस में होगा, तो आप कहोगे ये पोजीशन वेक्टर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब इनसाइड, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शंस होगा वो इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा, तो मोशन किस प्लेन में हो रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो इसके अंदर की तरफ की जो डायरेक्शन है वो माइनस के है और ऊपर की तरफ क्या है, प्लस के है। जो कन्वेंशन आप जनरल कन्वेंशन मानते हैं, एक्स इधर लेते हैं, वाई इधर लेते हैं, जेड ऊपर की तरफ लेते हैं, ठीक है ना, तो उस कन्वेंशन के हिसाब से ये क्या कहाँ चला जाएगा, माइनस के में चला जाएगा। तो ये तो डायरेक्शंस की बात हो गई। अब हमें मैग्नीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो एल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आर क्रॉस एम बी है, तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम बी आर साइन थीटा होगा। इसमें थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r एंड वेलोसिटी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर r और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम आप आसान तरीके से कैसे निकालोगे। या तो एंगल यूज कर सकते हो, या तो वेक्टर में यूज कर सकते हो, या आप एंगुलर, जब आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो मोमेंटम को p को, mb जो है वो p है, इसको आप मोमेंट आर्म लेंथ से मल्टीप्लाई करो। अब मोमेंट आर्म लेंथ को आपको मैं बताता हूँ क्या चीज है। मान लीजिए एम मास का पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी ये है, ओके, और जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, सपोज ये पॉइंट है, आप क्या करो, इस ओ पॉइंट से वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डालो, तो ऑब्वियसली इधर तो हम डाल नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये इसकी आर है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। बेसिकली आर साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कहां से कहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे जिस पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे जिस पॉइंट से आप एक एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो, एंगुलर मोमेंटम का मतलब है इस पॉइंट ओ के अबाउट पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो ओ से ही एक्सिस पास कर रहा होगा, तो वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे जिस पॉइंट ओ से आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एंड दिस परपेंडिकुलर ड्रॉप इज बेसिकली आर साइन थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म लेंथ, ठीक है। ये हो गया पार्टिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट में, है ना। फॉर फॉर रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा, देखो फॉर रिजिड बॉडी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजिड बॉडी में हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो एल जो है एक पार्टिकल्स के लिए हमने कहा आर क्रॉस एम वी है, यहाँ पे रिजिड बॉडी है, सपोज इसका एक एक्सिस पे है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसका एक ओमेगा दिया हुआ है, तो हर पार्टिकल से एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो पहले हम एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा इसका निकालते हैं। ये एक्सिस है, यहाँ पे मास का पार्टिकल है, इसके लिए ये पोजीशन वेक्टर r है, इसकी वेलोसिटी v है, तो r और v के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये कैसे समझा, वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंशियल है और ये जो पोजीशन वेक्टर है वो रेडियल है, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है।
अब यहाँ पे r sin थीटा में थीटा 90 डिग्री होगा, तो मोमेंट आर्म लेंथ r के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मोमेंट आर्म लेंथ है वो दैट इज इक्वल्स टू r। यहाँ पे मोमेंट आर्म लेंथ इसको हम लिख सकते हैं r। तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट o या ओरिजिन आ जाएगा वो आएगा mvr एक पार्टिकल के लिए। अब सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, तो सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सबका मान लो कि ith पार्टिकल है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल देते हैं, सबका फिर सम कर देते हैं। यहाँ पे टोटल i से n तक है, ये हो जाएगा mi। v को क्या लिख सकते हैं, हर पार्टिकल्स के लिए जो v होगा वो ओमेगा आर आई होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है सर्कुलर पाथ पे। तो ये यहाँ से i इक्वल टू 1 से n, तो यहाँ से हो जाएगा mi आर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा। जो ये वाला टर्म है ओमेगा तो सबके लिए कॉमन है, हर पार्टिकल्स का एक ही ओमेगा होगा रिजिड बॉडी का एक एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ से जो पहला टर्म है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द सेम एक्सिस आ गया। तो L जो आ गया रिलेशन L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये हमारा रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम है। दो फॉर्मूला अपने पास आया, एक आया r क्रॉस एम बी, दूसरा आया L इज इक्वल टू आई ओमेगा। दो फॉर्मूला अपने पास। r क्रॉस एम बी में r क्रॉस में r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, m मास है, v वेलोसिटी है। यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या है, आई ओमेगा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये दूसरा टर्म हो गया। आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट बात करते हैं, तो जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा होता है उसी एक्सिस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो इसके थोड़े से एप्लीकेशंस करते हैं। देखिए, जो सबसे पहले जैसे आपके पास जो क्वेश्चन आता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से ऑरिजिन से d डिस्टेंस पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बताने व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ पार्टिकल अबाउट द ऑरिजिन। हम यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें इसमें साफ पता चल रहा है कि वेलोसिटी की जो लाइन ऑफ एक्शन है इस ओरिजिन ओ के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। पार्टिकल है तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम r क्रॉस एम भी लगाएंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मोमेंटम इनटू आर्म लेंथ करेंगे, मोमेंट आर्म लेंथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी यहाँ पे इधर की तरफ है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ O से वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो ये जो D आया वही तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। पार्टिकल चाहे चाहे जहां पर भी हो, इसकी पोजीशन वेक्टर चाहे जितना भी बदल जाए, बट इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हर पोजीशंस के लिए डी ही है। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो होगा एम बी इंटू डी। और डायरेक्शंस की बात करते हैं तो दिस पोजीशन वेक्टर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सी क्रॉस, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ,
नॉर्मल अंदर की तरफ। तो ये माइनस के होगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन उसको माइनस के लिखेंगे। तो अगर हमें इस एल वेक्टर को बताना हो तो ये बताएंगे एम वी डी इंटू माइनस के। क्लियर है क्या? किसी को कोई Yes. कंफ्यूजन हो इसमें तो बता दीजिए, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो। सारे बच्चों को समझ आना चाहिए, इसमें बैकअप का कोई रोल नहीं है। वेक्टर है, वेक्टर बैकअप भी करा भी चुका हूँ मैं, तो अब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। अब मान लीजिए कि सेम मैंने आपको कहा, now this particle is moving on this straight line. The equation is y is equal to 2x plus 3. Particle has a mass m, velocity v. About origin you have to calculate the angular momentum. ये सेकंड प्रॉब्लम है, अबाउट ऑरिजिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें थोड़ा एक बेसिक एक आइडिया ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। देखिए कोई भी जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पे थोड़ी बेसिक हम आपको बता दें दोबारा से। कोई भी अगर एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन पे कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है कोई भी ऐसी, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें c जो होता है इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। c यहाँ पे क्या है, y इंटरसेप्ट, और ये लेंथ है o से लेकर के a तक, y इंटरसेप्ट। m जो होता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप क्या होता है, इस स्ट्रेट लाइन का x के साथ ये जितना एंगल फॉर्म करता है उसका tan थीटा। क्लियर? तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और ये भी आपको मैं बता दूं, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, और किसी पॉइंट से स्पेशली अगर हम x अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट से यदि मैं एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करूं, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है x मोमेंट आर्म लेंथ होता है, वो होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एम अल्फा या बीटा माइनस एम अल्फा माइनस सी, इसका मॉड डिवाइडेड बाय, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा अपने पास जैसे ऑरिजिन से यदि किसी स्ट्रेट लाइन पे, ऑरिजिन से किसी भी स्ट्रेट लाइन पे यदि आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट आर्म लेंथ, ये हमारा सी वाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ये होगा। अब देखिए ये इस यूजिंग दिस रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, यदि अपने को ये पता है तो अपने पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट बताना है। अब इसको हमें करना है, इसको हम सबसे पहले इसी लाइन पे वेलोसिटी का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से किधर कर दिया, प्लस इन्फिनिटी सपोज, और इस पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, वही आर्म लेंथ होगा, मोमेंट आर्म लेंथ होगा, इसको मैं x बोलता हूँ। ये x हम निकालते हैं स्ट्रेट लाइन पे, इक्वेशन देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, कंपेयर करेंगे तो m की जगह पे 2 है, x के साथ इधर 2 है, इधर x के साथ m है, तो m इक्वल टू 2 हो गई। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, c बाई 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट, इसका c कितना है 3 है, और 1 प्लस m कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर का रूट, तो कितना हो गया 3 बाई रूट 5। अच्छा 3 बाई रूट 5 हो गया। अब जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्स, दैट इज एम बी इंटू
3/√5, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। अब इसका डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शंस कैसे बताएंगे, तो देखो जैसे जैसे पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, पोजीशन वेक्टर किस तरफ से उसका चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, कंटिन्यूसली पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है। और ये देखो रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो फिर सी क्रॉस माइनस के की तरफ, -k। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर लिख देते हैं 3mv/√5 माइनस के। क्लियर हो गया? किसी को डाउट हो इसमें पूछ लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप एक बता दीजिए। y इक्वल टू 2x, एक कोई स्ट्रेट लाइन, इसका c जीरो है क्योंकि ये y एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट जीरो है, तो ओरिजिन से पास कर रहा है। इसी स्ट्रेट लाइन पे लिंक आपको शेयर कर दिया। पार्टिकल इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। अब आपको बताना है कि मास m और पार्टिकल की वेलोसिटी v है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट जीरो, जीरो ऑब्वियसली जीरो कांस्टेंट। होगा क्योंकि x तो है नहीं ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा था इधर की तरफ तो x लेंथ ओरिजिन से ये था। अगर मैं इस लाइन को यदि मैं ओरिजिन से ही पास करा दूं तो x जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब यदि वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन, वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हो गया कि जिस स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, उस वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है उसी पॉइंट से पास करे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कि मोमेंट आर्म लेंथ जीरो हो जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शंस की बात ही नहीं करनी है। ओके, तो इस तरह से जब मान लीजिए कि हम दूसरे आते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि बहुत एक से अधिक पार्टिकल्स है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। फॉर एग्जांपल सपोज m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से जा रहा है d डिस्टेंस पे। दूसरा अपने पास
m मास का पार्टिकल है, d डिस्टेंस पे नीचे जा रहा है, सेम डिस्टेंस पे x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। अब आपको बताना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन क्या होगा। दोनों को वेक्टर सम करेंगे, नथिंग एल्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स, इस सबको क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको बताइए क्या होना चाहिए आंसर, थोड़ा सा सोचिए। बस कुछ नहीं, एक का निकालो फिर दूसरे का निकालो, दोनों का सम कर दो, वेक्टर सम करो। 2 MVD. 2 MVD। अब यहाँ पे देखिए, देखिए जैसे मान लीजिए m मास का पार्टिकल है, v स्पीड है, तो एक का mvd ऊपर वाले का जो होगा वो mvd माइनस k होगा, हम ये देख चुके थे पहले भी। अब यहाँ पे नीचे वाले का देखते हैं, पार्टिकल्स का अगर हम पोजीशन वेक्टर्स देखें तो किस तरह से चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है। देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर की तरफ, मतलब ये हो प्लस में आ जाएगा जाएगा कि प्लस के में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा MBD प्लस के हो गया। अब टोटल को अबाउट ओरिजिन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0. 0, ऑब्वियसली 0 होगा ना। जैसे अगर मैं कहूँ -5K और +5K, दोनों वेक्टर का सम करो तो क्या आ जाएगा, 0। 0 ये वेक्टर, सर वो हमने डायरेक्शंस का नहीं देखा था। हाँ तो उसको भी देख करके आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि अब आपको मैंने, जब आपको नीट के अंदर आएगा तो पार्टिकल्स का ही आएगा, m मास का पार्टिकल है, v स्पीड से x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है 2d डिस्टेंस पे, और m मास का पार्टिकल है, ये m x एक्सिस के पैरेलल v स्पीड से। तो इसका अबाउट ओरिजिन क्या होगा इन मोमेंटम, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए इस बार। सर वो जो ऊपर वाला पार्टिकल 1 है उसका तो आ जाएगा MV2D माइनस के कैप, और नीचे का जो है उसमें MVD माइनस के कैप, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 MVD माइनस के कैप। दैट इज द राइट आंसर, 3 MBD माइनस के होगा। अब ये कैसे, जैसे मान लो कि ऊपर वाले पार्टिकल्स के लिए बात करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 2D है, तो MB इंटू 2D माइनस के, क्योंकि डायरेक्शंस, माइंड को ओपन करके देखो तो एकदम कोई बड़ी चीज नहीं है, माइनस के हो गया। नीचे वाले में पार्टिकल्स का देखो एंगुलर मोमेंटम ऐसे जा रहा है, ये भी इसी सेंस में क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका भी हो गया माइनस के, इसका है MBD माइनस के, ठीक है। तो यहाँ से टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जो होगा 3 MBD माइनस के, क्लियर। यस यस सर। सर। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, यहाँ पे देखते हैं, particles moving on the third path or circular path। यहाँ पे मान लीजिए कि m मास का पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, v स्पीड से मूव कर रहा है, xy प्लेन है,
ऑरिजिन O है। तो बताना है इसमें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट पार्टिकल अबाउट ऑरिजिन क्या होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, क्या होगा। देखिए एम बी आर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो मैग्नीट्यूड हमेशा एम बी आर होता है, और एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, तो ये हो गया प्लस के। कोई टेंशन ही नहीं लेना है इसमें। क्लियर है क्या। सर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो था वो हम रेडियस को मान देखो लेंगे ये क्या? पॉइंट O से वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन, वेलोसिटी यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे टेंजेंशियल होता है, और पॉइंट O से परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस के इक्वल होगा ना। यस सर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, सपोज दैट कोई डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मास एम रेडियस आर है, इसका बताना है आपको। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, अगर डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट O ये हाफ होगा आई ओमेगा ओमेगा, इनवर्स। दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक, एंगुलर मोमेंटम ऑफ, अगर रोलिंग बॉडी है, हालांकि हम रोलिंग मोशन अभी नहीं पढ़े, लेकिन रोलिंग बॉडी में इन ब्रीफ आप समझिए, जब भी कोई बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों ही करता है सरफेस के ऊपर, ट्रांसलेशन भी होता है और रोटेशन भी होता है, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। यहाँ पे वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस पे रोल कर रहा है, एक्स एक्सिस से यहाँ पे जो सरफेस है इस पे ये रोल कर रहा है। अब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन बताना है। तो रोलिंग बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का जनरल कॉम्बिनेशन होता है। जैसे अगर हम रोलिंग बॉडी की अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन पे, जैसे वेलोसिटी का जो लाइन ऑफ एक्शन है और जिस पॉइंट O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है। देखो सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी है, तो पहले तो इसको पार्टिकल्स मान लो। तो पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो ऑब्वियसली रेडियस के r के इक्वल होगा। तो एक तो हो जाएगा m इंटू वी सी एम इंटू आर, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज माइनस के में, और रोटेशंस क्या होता है हमेशा आईसीएम ओमेगा। जब आप रोटेशंस यानी सेंटर रोलिंग बॉडी में आई ओमेगा का कंपोनेंट लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट ले लेते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सपोज दैट अगर ये डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर, स्फीयर होता तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आईसीएम इंटू ओमेगा, और ये भी माइनस के यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है रोल करता हुआ, तो ये आईसीएम ओमेगा माइनस के होगा। बिल्कुल सिंपल है। इसमें अगर हम प्रैक्टिस की बात करें, मान लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी ने पूछा था, इस पिछले बार जेईई मेन में पूछा था, आपको भी आ सकता है, अब नीट के अंदर, नीट नहीं पूछा है अभी तक। ये पॉइंट O के अबाउट, सर एक बार पिक्चर वाली select- ओके सर।
जैसे मान लो कि एक पार्टिकल से रोटेट कर रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है दोनों, ये रिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा, रेडियस इसकी आर है, तो एंगुलर मोमेंटम पॉइंट ओ के अबाउट क्या होगा, कैलकुलेट करके थोड़ा सा बताइए। ये रोलिंग है, रोलिंग मोशन में है, तो दोनों ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन आप लगा दो, और रोलिंग कंडीशन में हमेशा v इक्वल्स टू ओमेगा होता है, ये कंडीशन दिया होता है, जब आगे हम पढ़ेंगे रोलिंग मोशन में तो ये कंडीशन यूज होगा, तो v इक्वल्स टू ओमेगा। हाँ, तो अब इसमें इसमें देखिए, एक तो पहले ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन तो हो गया एम वी आर माइनस के क्लॉकवाइज, रोटेशन भी क्लॉकवाइज हो गया, तो आईसीएम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर और इनटू ओमेगा, ये भी माइनस के, दोनों को हमें ऐड करना है, दोनों सेम वेक्टर में है, ये हो जाएगा v को ओमेगा पुट कर देते तो एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस के और प्लस एम ओमेगा आर स्क्वायर, नहीं एम ओमेगा आर स्क्वायर है, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर माइनस के, तो टोटल कितना हो गया 2m ओमेगा आर स्क्वायर माइनस के, ये होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे हो सकता है आपको डिस्क ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है बहुत जल्दी ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा नीट में, तो ये इसको ध्यान रखिएगा। सर सर अगर हम ओमेगा को v बाय r में चेंज कर दे तो? हाँ, तो v के टर्म में हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ओके ओके सर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ, क्योंकि जो कभी कभी ऑप्शन जो मैं आपको बताया हूँ, ये जो एमपीडी माइनस के, ये हमेशा कांस्टेंट है, मतलब इसमें क्वेश्चन आता है कैन ए ट्रांसलेटिंग बॉडी हैज एंगुलर मोमेंटम, यस और नो, इसमें ऑप्शंस रहेगा, कैन ए ट्रांसलेटिंग बॉडी हैज एंगुलर मोमेंटम, यस it may have angular momentum depending upon the origin or observer, जैसे मैंने कहा कि if the point O is in this line, angular momentum will be 0, but about origin it have angular momentum, so translating body has angular momentum, or in this case the angular momentum is constant because mass is constant, velocity is constant, d is constant and minus k is already constant, so angular momentum vector यहाँ पे क्या है, constant है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस बना के आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से उसको देख लेना मैं क्या पूछ रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स इन कोनिकल पेंडुलम, अगर हम पार्टिकल्स की कोनिकल पेंडुलम में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल्स है और ये क्या है, कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑब्जेक्टिव को, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये इस ओ डैश के अबाउट इसका कोनिकल पेंडुलम है, तो अबाउट ओ, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, अबाउट ओ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट एंड अबाउट ओ डैश एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन इज वेरिएबल,
डायरेक्शंस क्या है, वेरिएबल है। मतलब पॉइंट जैसे O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बट अबाउट O डैश में देखो, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, O डैश के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करके देखो कि पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है वो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर r और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में कंटिन्यूअसली O डैश के अबाउट एंगल चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, देखो O डैश के अबाउट अगर हम बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर r इधर है और वेलोसिटी वेक्टर भी इधर है, एंगल ये है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पोजीशन वेक्टर r है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो एंगल ये है। तो कंटिन्यूअसली एंगल चेंज हो रहा है। तो r क्रॉस mb में mb r sin थीटा होता है। सिमेट्रिकली डिस्टेंस r तो हर जगह का सेम है, बट थीटा कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, इसलिए o डैश के अबाउट इसमें क्वेश्चन आपको जो आएगा वो यही 4 ऑप्शन में रहेगा कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और किसके अबाउट कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ये जो प्लेन में जो सर्कल है उस O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, बट O डैश के अबाउट जो इसमें कोन का जो एपेक्स बन रहा है, ये कोन का जो एपेक्स बन रहा है इस पॉइंट O डैश के अबाउट मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर जगह ये डिस्टेंस r तो कांस्टेंट होगा, बट थीटा वेरी कर रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम वेरी करेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ पे जैसे एक सिंगल पार्टिकल्स में हमने एक पार्टिकल्स को u स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, ये कहीं पे गया, आपसे पूछा जाता है कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होता है तो अबाउट ओरिजिन व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होता है तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल को सिर्फ स्पीड u cos थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, जैसे पार्टिकल की स्पीड u है तो इसका दो कंपोनेंट होता है, u cos थीटा इधर की तरफ, u sin थीटा इधर की तरफ। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, नए बच्चे या फिर जो भी ओल्ड स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आती है, मेक ए नोट्स यूजिंग द स्क्रीनशॉट, या आप मेरे से भेज लीजिए, चाहे आप वीडियोस रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लीजिए, जैसे भी एक मेक ए नोट्स। उसके बाद आप उसको लेकर के सेंटर पे आ जाएं, यदि आप आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं तो टेक सेपरेट टाइम, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी। आपके लेवल पे बैकलॉग को अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो समझ में आना ही आना है, तो हर चीज़ का एक वो होता है, तरीका होता है, हो जाएगा। वेलोसिटी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो हम क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो परपेंडिकुलर तो ये x लेंथ होगा, ये x लेंथ इसके मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू v, v की जगह पे u cos थीटा है और h की जगह पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है, तो m u q साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। आपको इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी पोजीशन पे पूछ सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है मैंने आपको ये मैक्सिमम हाइट पे बोला तो मैक्सिमम हाइट पे ही पूछेगा। इसमें आपको कॉन्सेप्ट लर्न होना जरूरी है, क्योंकि पोजीशन कभी भी बदल देगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड
टॉर्क इक्वेशन। इससे पहले हम टॉर्क कभी नहीं देखे हैं, टॉर्क पहले देख लेते हैं। अब देख लेते हैं टॉर्क। टॉपिक होगा हमारा टॉर्क। देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क है वो क्या चीज है। टॉर्क बहुत डे टू डे लाइफ में आप बहुत कुछ सुनते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क गाड़ियों में भी टॉर्क के बारे में सुनते हैं। जब आप रूम में एंटर करते हैं, गेट खोलते हैं, तो वहाँ पर भी गेट में हैंडल होता है, तो हैंडल में भी टॉर्क की बात होती है। हैंडल गलत जगह लगा देंगे तो आपको जो टॉर्क है वो हमारा खराब हो जाता है, तो उसके रोटेशन में दिक्कत आती है। उसके बाद टॉर्क रेंज होता है, नाम सुना होगा टॉर्क रेंज। जब भी किसी नट बोल्ट को लूज करना होता है तो हमें टॉर्क रेंज का इस्तेमाल करना होता है। बोल्ट में नट लगा होता है, नट को घुमाने के लिए हम टॉर्क रेंज का यूज करते हैं। तो देर आर सो मेनी सिचुएशन जहाँ पे मैकेनिकली टॉर्क की जरूरत होती है। तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स के साथ ही टॉर्क एग्जिस्ट करता है। जब फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करना शुरू करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाओ और एक फोर्स यहाँ पे लगाओ, तो बॉडी को ऐसे घुमाना शुरू कर देगा ये। अगर आपके पास कोई रॉड है, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो और फोर्स यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे फिक्स कर दो या हिंज कर दो और फोर्स यहाँ पे लगाओ, तो रॉड इस ऐसे घूमना शुरू होगा। टॉर्क की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अपने पास ये गेट है, इसके अबाउट यहाँ पे जो होता है वो हैंडल होता है, हैंडल होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हैंडल पे आप फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ, तो ये गेट खुलता है। इसका ये मतलब है कि हर जगह फोर्स मेक्स ए बॉडी टू ट्रांसलेट, whereas torque makes a body to rotate। फोर्स बॉडी को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जबकि टॉर्क बॉडी को क्या करता है, रोटेट करता है। अब रोटेशनल जो प्रॉपर्टीज है फोर्स का, सो दैट इज योर टॉर्क। एंड टॉर्क को डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। फिर अगेन मैंने कहा टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स। जिस तरह से मोमेंट ऑफ मोमेंटम था, उसी तरह से ये मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो इसको अगर इन वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को डिफाइन करना हो, तो टॉर्क इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज गिवन एज r क्रॉस f, r क्रॉस f। ठीक है, अब ये टॉर्क r क्रॉस f है, इसमें r क्या सर है, एक बार पीछे वाला स्लाइड शो करना। ओके सर। टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इज r क्रॉस f। r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब आप समझिए, मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को पॉइंट O के अबाउट मैंने फिक्स कर दिया और फोर्स हमने यहाँ पे लगाया। स्पेस में x y z इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, x, y, z। ये ओरिजिन है, सपोज ये x इधर, y इधर, z है ना। तो ये जो r वेक्टर होगा वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया है, भाई बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट के अबाउट तो फोर्स लगाएंगे ही ना, तो जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लगाया है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये r वेक्टर। ठीक है, ये r वेक्टर है। और ये r वेक्टर जहाँ पे कैसे दे सकते हैं, ये xi प्लस वाई आई प्लस जेड के कैप ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यदि हम, ठीक है, आर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी अगर हम टॉर्क वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो ये होगा एफ आर साइन थीटा। फिर यहाँ पे ये फोर्स इनटू मोमेंट आर्म लेंथ है एक्स, या इसको हम लीवर लेंथ बोल सकते हैं। फोर्स इनटू लीवर लेंथ। यहाँ पर भी यदि क्लॉकवाइज रोटेशन बॉडी का हो रहा है तो माइनस के होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस के होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉर्क होगा। टॉर्क का हम यूज करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा। फोर्स के यहाँ पे जैसे फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस पॉइंट ओ के बाद टॉर्क निकालना है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। सो दिस इज लीवर लेंथ, दिस इज मोमेंट आर्म लेंथ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप इस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की तरह ही हम इसको मोमेंट आर्म लेंथ निकालेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टॉर्क पहले निकालना है, रोटेशंस के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप टॉर्क नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर रोटेशन आपका खराब हो जाएगा। तो टॉर्क बहुत जरूरी है कि आप उसको समझें। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर प्रैक्टिस हम बात करते हैं, एक रिंग है, एक फोर्स लग रहा है बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे, रिंग रिंग पे फोर्स टॉप मोस्ट पोजीशन पे लग रहा है, रेडियस इसकी आ रहा है। टॉर्क अबाउट सेंटर और टॉर्क अबाउट ओ बताना है। टॉर्क अबाउट सेंटर सी एंड टॉर्क अबाउट ओ बताना है। तो हमें कैसे करेंगे इसको, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकाला है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये इसके रेडियस के इक्वल हो गया, तो टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू आर क्लॉकवाइज। अब देखो ये बॉडी को कैसे घुमाएगा, घुमाने की टेंडेंसी अगर आपको देखना है तो जो ये एक्स निकाला उस पर फोर्स लगा के देखो और इसको फिक्स कर दो सी को, ये डंडा बना दो, रॉड बना दो, उसको फोर्स यहाँ पे लगाओ तो ये डंडे को ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घुमाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क सी अबाउट एफ आर क्लॉकवाइज होगा माइनस के ओ। टॉर्क अबाउट ओ आपको देखना है तो यहाँ ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ओ के अबाउट एक्स इक्वल टू टू आर हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू टू आर क्लॉकवाइज माइनस के। क्लियर हुआ क्या? यस यस सर। सर। यस अब सर। जैसे मान लीजिए यस यहाँ सर। पे यहाँ पे दो फोर्स है, एक तो सेंटर पे लग रहा है और एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे लग रहा है। अब मैं सी और ओ के अबाउट टॉर्क पूछ रहा हूँ आपसे, अबाउट सी आप बताइए क्या होगा। एफ आर। अबाउट सी आर रेडियस लेके चलिए, अबाउट सी जो है वो एफ आर हो एफ गया, आर माइनस के। एफ आर माइनस, बिल्कुल सही बात। इसमें दो फोर्स है बट फोर्स इज पासिंग थ्रू द पॉइंट सी, तो इस फोर्स का होगा नहीं, नीचे वाला का नहीं होगा, ऊपर वाले का होगा। और टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना होगा, पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क बता दीजिए। F2R minus K cap plus FR minus K cap. बिल्कुल सही बात है, तो ये हो गया 3 FR - K। एक ऊपर वाले का हो गया और एक नीचे वाले का, ये x इसके लिए r हो गया, ऊपर वाले के लिए x2r हो गया, तो दोनों के लिए 3 FR - K। बिल्कुल सही। अब मान लीजिए कि हम बात करते हैं, सर एक बार लास्ट स्लाइड चला लो। यस सर हो गया।
इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, force is acting along this line, force is acting along this line, whose equation is y is equal to 3x plus 4. टॉर्क अबाउट origin बताना है क्या होगा. Force is 10 Newton. Torque about origin. Force is acting on this body. ये बॉडी है, ठीक है, एम मास का बॉडी है, और उसमें टॉर्क फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है. अब आपको बताना है टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट, ओके, क्या होगा बता दीजिए जल्दी. ओ से परपेंडिकुलर, अभी स्ट्रेट लाइन वाले पे इक्वेशन का मैंने फॉर्मूला बताया था, ओरिजिन से F into 4 by root 10. 10 न्यूटन यस दिया हुआ सर, है यही आ फोर्स. रहा है. कितना आ रहा है? 4 बाई F रूट, into by root 10. ओके, एफ तो 10 न्यूटन दिया है ना, तो रूट 10 into 4 आ रहा है. हाँ यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट बताया था, जितना बताता हूँ मुझे लगता है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो बस उसी को अप्लाई करना है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और मैंने आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x जो बताया था वो बताया था c बाई अंडर रूट 1 प्लस एम 1 स्क्वायर. plus m. c इस स्ट्रेट लाइन में 4 है, और m होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई नंबर होता है 3 का स्क्वायर. तो ये 4 बाई रूट 10, इसलिए जो टॉर्क अबाउट ओ होगा वो फोर्स यानी 10 है, और लीवर लेंथ है रूट 10, दैट इज 40 बाई रूट 10. और क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? Anti-clockwise. नहीं clockwise. क्लॉकवाइज Clockwise. होगा ना. देखो ये जो Clockwise. ये जो अपने पास लीवर लेंथ है ना x, उस वाले पे फोर्स लगा के देखो, इसको रॉड मान लो, इसको फिक्स कर दो, तो ये ऐसे घुमा रहा है. या जैसे आपके पास एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देख रहे थे वैसे ही आप इसमें भी कर दो तो भी हो जाएगा. एक ही बात है, यहाँ भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज माइनस के होगा. किसी को दिक्कत है पूछ लो, किसी को भी दिक्कत हो इसमें, कुछ भी नया चीज नहीं है इसमें. नो सर. ओके, आते हैं हम लोग जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, टॉर्क इक्वेशन एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन. बेसिकली अगर हम टॉर्क इक्वेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, तो जिस तरह से ट्रांसलेशन में फोर्स जो आया था वो दैट इज dp बाई dt आया था, ठीक उसी तरह से रोटेशन के केस में जो टॉर्क आता है सो दैट इज इक्वल टू आता है dl बाई dt. ठीक है, रोटेशन में जो टॉर्क आता है वो क्या आता है dl वेक्टर बाई dt. अब यहाँ से जो टॉर्क है, इन्हें टॉर्क की इक्वेशन, फोर्स की जगह पे टॉर्क होगा और मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम होगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क. ठीक है, और जिधर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज की डायरेक्शन होगी उधर ही टॉर्क की डायरेक्शन होगी. बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट होगा. यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि टॉर्क dt इज इक्वल टू dl वेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर इम्पल्स. जिस तरह से एफ डी टी को लीनियर इम्पल्स बोलते थे, इसको हम बोलेंगे एंगुलर इम्पल्स. इफ किसी सिस्टम पे एंगुलर इम्पल्स जीरो है, यदि किसी सिस्टम पे टॉर्क डी टी यानी एंगुलर इम्पल्स जीरो है, तो जो डी एल वैक्टर होगा ये भी जीरो होगा. दैट इज एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इनिशियल होगा.
So that concept is concept of conservation of angular momentum. यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या करता है कि यदि किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो हो या नेट टॉर्क इम्पल्स जीरो हो तो सिस्टम की जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगी वो कांस्टेंट होगी, या हम कह सकते हैं जो चेंज इन एल वेक्टर होगा वो जीरो होगा, या हम कह सकते हैं कि एल इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू एल फाइनल वेक्टर होगा. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो conservation of angular momentum is a very powerful tools to solve the rotational question. रोटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रोटेशनल मोशन की किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब यहाँ से चूंकि टॉर्क इज इक्वल टू है डीएल वेक्टर बाई डी टी और एल वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आई ओमेगा है, तो इसका मतलब हम इसको टॉर्क को लिख सकते हैं I इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट इज द इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन. दिस वन इज कॉल्ड टॉर्क इक्वेशन. टॉर्क इक्वेशन अब यहाँ पे है कि टॉर्क इक्वेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, किसके से अप्लाई करना चाहिए, तो इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे, इसकी जानकारी चाहिए. ठीक है, तो ये मेन दो चीज है. इसमें टॉर्क आपको आनी चाहिए कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो गया तब तो यहाँ पे टॉर्क का मतलब यहाँ ऑब्वियसली एक्सटर्नल टॉर्क, जिस तरह से एक्सटर्नल फोर्स की उसमें बात करते हैं उसी तरह से एक्सटर्नल यहाँ पे टॉर्क. हम देखते हैं, हम सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन. देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की बात करते हैं. इसमें जनरली ये दो पॉइंट होता है, टॉर्क अबाउट पॉइंट होता है. देखो पॉइंट ओ है, राइट, और पॉइंट ओ से एक्सिस पास कर सकता है, तो ये एक्सिस तो पॉइंट ओ से बहुत सारे एक्सिस पास कर सकते हैं. तो हमेशा जिस एक्सिस के अबाउट, जैसे आप मान लो कि बात करना चाह रहे हो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो दैट इज आर क्रॉस एफ. अगर हम टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करते हैं, टॉर्क अबाउट लाइन या टॉर्क अबाउट एक्सिस की बात करते हैं, तो ये हो जाता है आर क्रॉस एफ डॉट एन कैप. एन कैप क्या है, वो एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसके साथ इसका डॉट लेते हैं. एक हो गया टॉर्क अबाउट पॉइंट, एक हो गया टॉर्क अबाउट लाइन, एक्सिस लाइन. तो इन दोनों का महत्व समझिए. जितनी सारी थ्योरी है उसको घर पे जाके पहले उसको क्लियर कीजिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए. हवा में बातें नहीं, हर चीज में कौन सा क्या टर्म है उसको देखना, कैसे सर ने बताया था इसका सही विजुअलाइजेशन मुझे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें पॉइंट आपको क्लियर करना इसमें जरूरी है. देखिए, एप्लीकेशन ऑफ जो टॉर्क इक्वेशन की बात करते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जिस तरह से F इक्वल्स टू ma होता है, फोर्स की जगह पे टॉर्क, मास की जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और a की जगह पे अल्फा. ये बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है. अब इसको हम या तो अप्लाई करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क हमेशा अबाउट सेंटर ऑफ मास अप्लाई करते हैं, या अबाउट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं हो तो हमेशा टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते हैं.
यदि एक्सिस फिक्स नहीं हो तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क की क्वेश्चन लिखते हैं। और अगर एक्सिस फिक्स हो, अब यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि रोलिंग बॉडी की बात करते हैं, तो रोलिंग बॉडी में इससे पास करता हुआ जो एक्सिस है, यहाँ पे इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये एक्सिस भी ट्रांसलेट कर रहा है। मतलब हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। यहाँ पे जब कभी भी टॉर्क लगाए तो किसके अबाउट लगाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हमें फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, लाइक जैसे अपने पास रॉड है, इसको यदि आपने फिक्स कर दिया यहाँ पे ओ पॉइंट पे, अब आप फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली हमेशा टॉर्क की इक्वेशन ओ के अबाउट लेंगे। जब आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाओगे तो इसको लिखोगे टॉर्क सीएम इज इक्वल टू आई सीएम अल्फा। अगर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट लगाओगे तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई ओ इंटू अल्फा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उस रिजिड बॉडी का अबाउट द सेम पॉइंट लेते हैं, तो या तो आप आईओ लगाओ या आईसीएम लगाओ, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं। सपोज दैट एक रॉड है, ये अभी हॉरिजॉन्टली इसको मैंने होल्ड कर रखा है, ओ पॉइंट पे ये फिक्स किया है, हिंज किया हुआ है, फिक्स नहीं है बेसिकली हिंज और फिक्स में ये बात होती है, जैसे इसमें देखो ऐसे लाइन में बना दिया हूँ, हिंज का मतलब होता है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। हिंज मतलब होता है इसमें मान लो कि मैंने ऐसे रॉड डाला, ये लेफ्ट और राइट हो सकता है। फिक्स मतलब आपने उस पॉइंट पे ओ पे फिक्स कर दिया, सील्ड कर दिया ऐसे, तो ये हिंज किया हुआ है ताकि रॉड मूव कर सके। यहाँ पे मैंने होल्ड कर रखा हुआ इस रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, फिर यहाँ से रिलीज करते हैं। बताना है जस्ट आफ्टर रिलीज मास m है और लेंथ l है, तो आपको बताना है जस्ट आफ्टर रिलीज व्हाट इज द angular acceleration of the rod। just after release बताना है what is the angular acceleration of the rod। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, जस्ट आफ्टर रिलीज व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, ये हम कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, जिस तरह से आप एक्सेलरेशन निकालना होता है तो फोर्स बाय मास करते, उसी तरह से जब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होता है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, यानी टॉर्क इक्वेशन लगा के करेंगे। अब टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए, तो फोर्स कौन सा होगा, कहीं कोई फोर्स यहाँ दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट एक फोर्स है यहाँ पे, ये वेट mg जो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, क्योंकि जो वेट mg लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक ही होता है फॉर द इन जनरल इफ द g इज फिक्स। तो यहाँ से mg इधर की तरफ लग गया। अब पॉइंट O पे हिंज फोर्स है, हिंज फोर्स होता है Fx और Fy में इसको रिजॉल्व करते हैं, ये दोनों ही फोर्स O से पास कर रहा है इसलिए इसका कोई टॉर्क नहीं लगेगा। यहाँ पे टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट O ही करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्या है, ट्रैवल नहीं कर रहा है आगे की तरफ, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है, सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है फिक्स्ड एक्सिस में। तो इस mg का टॉर्क इस O के अबाउट लेंगे तो ये होगा L/2, तो हम इसको लिखेंगे mg इंटू L/2, ये टॉर्क हो गया आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड O के अबाउट क्या होता है 1/3 ml² इंटू अल्फा, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, अल्फा हो गया 3g/12, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज जो होगा अल्फा जो होगा वो 3g/12 होगा। सर एक बार वापस बता दो ना। हाँ, पहले मैं ये बताया कि देखो रॉड का जो पोजीशन है हॉरिजॉन्टल है, और रॉड मतलब ये ऐसे रोटेट हो सकता है नीचे की तरफ,
तो हमने इसको होल्ड करके रखा था। पॉइंट ओ पे ये हिंज है, पॉइंट ओ के अबाउट ये घूमना चाह रहा है। अब हमें टॉर्क का इक्वेशन लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट आफ्टर रिलीज व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टॉर्क की इक्वेशन को लगाना पड़ेगा। पहले टॉर्क लिखेंगे और टॉर्क बाई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अल्फा होगा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट लेना है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ के अबाउट लेना है। और टॉर्क किसका यहाँ पे लेना है, तो टॉर्क फोर्स का होता है। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा एक्ट कर रहा है, एमजी फोर्स। तो mg फोर्स का टॉर्क O के अबाउट लेना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है और पॉइंट O से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो दिस डिस्टेंस इज l/2। तो mg इंटू l/2 ये टॉर्क हो गया इज इक्वल टू I अल्फा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होता है, 1/3 ml²। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 1/3 स्क्वायर, तो अल्फा कितना हो गया, 3g/12। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका क्या हो गया, 3g/12 हो गया। 12। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब अल्फा पता चल जाता है तो इनिशियल यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये Fx है, इधर अपने पास Fy है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा क्या है, वेट mg है। अल्फा भी आपको मिल गया, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो सर्कुलर पाथ पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन जब होता है पार्टिकल्स को, तो एक लीनियर एक्सेलरेशन होता है विच इज इक्वल टू a इक्वल टू अल्फा। मैंने कहा था v इक्वल टू ओमेगा होता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो a इक्वल टू अल्फा होगा। तो इसका मतलब है कि इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा इंटू आर। अल्फा दिया है 3g/12 और r कितना है, यहाँ से ये l/2 है, रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो हो जाएगा 3g/4। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, 3g/4। अब इसमें हम फोर्स इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, फोर्स इक्वेशन है, यहाँ पे हिंज फोर्स इधर की तरफ Fy था, वर्टिकल डायरेक्शन में इधर mg फोर्स था। तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है at, जो कि हमें अल्फा आ गया था 3g/4 अल्फा आर के। उसको लिख सकते हैं mg माइनस Fy इज इक्वल टू, हमने कहा मास इनटू एक्सेलरेशन 3g/4। तो Fy हो जाएगा यहाँ से mg माइनस 3mg/4, सो दैट इज इक्वल्स टू mg/4। मतलब हमने हिंज फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। हिंज फोर्स इज इक्वल टू होगा mg/4 in the vertical direction। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें आपको आकाश वाले मॉड्यूल में जरूर जो बच्चा सॉल्व करेगा, तो आकाश से अगर कोई स्टूडेंट आया है तो उसको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिखाई देते हैं उसके पैकेज में। ठीक है ना। तो ये mg/4 इन द वर्टिकल डायरेक्शन आप इसको कर सकते हैं। तो जब कभी भी आपको टॉर्क इक्वेशन लगाना हो तो हमने पॉइंट बता दिया, किस पॉइंट के अबाउट लगाएंगे। ये भी आपको बता दिया कि किस फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट भी लगा सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल क्लियर, जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ यदि आपको क्लियर है तो वो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसके सारे टाइप्स को कवर करेंगे। जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस टॉपिक की जितना टाइम देना चाहिए उसके हिसाब से आपको टाइम देते हैं इसमें।
तो ये आप देख लीजिए, कोई भी आपको डाउट है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, इसमें रुको रुको रुको, एक काम है मेरा। काम देखो, मैं तो रोज देता हूँ, आप लोग करते ही हो, तो गड़बड़ है। और क्लास मतलब मैंने ये बताया, क्लास स्टार्ट होने से पहले सब अपना अपना डाउट सेंड कर दीजिए, बट आप सेंड नहीं करते, ये सब समस्या आ रही है।